हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो रीट परीक्षा है। आपको पता है रीट की परीक्षा का आयोजन है वो फिक्स कर दिया गया है। 25 अप्रैल को ये परीक्षा होने वाली है। तो इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों रीट परीक्षा के संबंध में जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है उसके 1 से 30 तक के जो क्वेश्चन है उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये 1 से 30 तक के जो क्वेश्चन है वो 2018 रीट में पूछे गए प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न है वो 2018 में रीट में आ चुके प्रश्न है। तो दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि पिछली भर्ती में किस प्रकार के प्रश्न आए थे तथा कौन से प्रश्न का उत्तर क्या था, उनकी विस्तार से चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पूर्ण व्याख्या सहित इसमें प्रत्येक प्रश्न को बताया जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि हाईकोर्ट ड्राइवर का जो संपूर्ण सिलेबस है, जॉब टेस्ट है, वो हम करवाएंगे। हाईकोर्ट ग्रुप डी की मॉडल पेपर जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी चल रही है। हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। वनपाल परीक्षा हो गई, एसआई भर्ती परीक्षा हो गई। तो इन परीक्षाओं का भी जो दोस्तों मॉडल टेस्ट सीरीज है वो एकदम पूर्णतः व्याख्या सहित है, वो हम शुरू कर दिया है और इनका मॉडल पेपर हमने अपलोड भी कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वो मॉडल पेपर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सभी भर्ती परीक्षाओं के मॉडल पेपर है हमारे इस चैनल पर अपलोड हो रखे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट से संबंधित है। लेवल सेकंड, रीट लेवल सेकंड। तो दोस्तों आप ध्यान रखना, रीट लेवल सेकंड के लिए दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह सब्जेक्ट है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त, व्यक्तिगत विभिन्नता आप जानते हैं क्या होती है। एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती, मतलब एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्व अध्याय के लिए छोड़ देना, शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो दोस्तों आप व्यक्तिगत विभिन्नता के तहत बच्चों को अपने आप पढ़ने के लिए नहीं छोड़ सकते। तो इस प्रकार ये प्रश्न गलत, ये सही हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। व्यक्तियों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के कारण किन्हीं दो व्यक्तियों को एक दूसरे का प्रतिरूप नहीं माना जा सकता। ये विभिन्नताएं इतनी अधिक होती है कि हम इनमें से केवल सर्वप्रमुख का ही विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। एक शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्व अध्याय पर नहीं छोड़कर विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करना चाहिए, न कि स्व अध्याय पर छोड़ना। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, यदि पूनम पूनम किसी लड़के का या लड़की का नाम है, पूनम की काल अनुक्रमिक उम्र दोस्तों जिसे हम अंग्रेजी में क्रोनोलॉजिकल एज भी कहते हैं या करंट जो एज है वो भी कह सकते हैं, मतलब वर्तमान आयु, या दोस्तों कहें कि क्रोनोलॉजिकल एज या वास्तविक आयु, तथा मानसिक उम्र मतलब मेंटेनेबिलिटी एज, उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है, मतलब उसकी जो वर्तमान आयु है वो भी 9 वर्ष है और मानसिक आयु है वह भी 9 वर्ष है। मानसिक आयु मतलब उसका मन का जो विकास है वो भी 9 वर्ष की उम्र के बराबर हो चुका है। तो उसकी बुद्धि लब्धि पूछी है दोस्तों, एकदम सिंपल है, 9 × 9 = 9 × 100। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 100। तो 100 जो बुद्धि लब्धि है वो कौन से मतलब छात्रों की होती है आपको ये बताना है। तो दोस्तों 100 90 से 110 सॉरी जिसकी बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों वह औसत श्रेणी में आता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में बात करें दोस्तों, बुद्धि लब्धि मापने की विधि की खोज बिने और हरमन द्वारा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न हर परीक्षा में प्रश्न आ रहा है दोस्तों। यहां से बिने तथा हरमन द्वारा की गई थी किसकी, बुद्धि लब्धि मापने की विधि की खोज। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, बुद्धि लब्धि मतलब IQ, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। दोस्तों आप यहां एक चीज देख रहे हैं कि यहां MA/RA लिख रखा है। तो दोस्तों आप यहां CA भी देख सकते हैं कहीं कहीं, क्योंकि दोस्तों RA और CA एक ही चीज है। दोस्तों यहां जो आपको यहां मतलब CA होता है क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल एज। तो ये वास्तविक आयु है, मतलब ये रियल एज। वास्तविक आयु जिसे RA लिखा गया है दोस्तों इसका भी मतलब रियल एज है यानी वास्तविक उम्र। और जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है वह भी दोस्तों वर्तमान या अनुक्रमिक एज है वो होती है। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है MA/CA × 100 ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार पूनम की जो बुद्धि लब्धि है इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं जो इसमें लिखी गई है। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा, प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण है। स्वलीनता का मतलब होता है दोस्तों अपने आप में खोए रहना या गुमसुम सा रहना। कमजोर सामाजिक व्यवहार होना बिल्कुल सही है। रूढ़िबद्ध व्यवहार बिल्कुल सही है। कमजोर संप्रेषण बिल्कुल सही, कमजोर संप्रेषण हो जाता है दोस्तों किसी बातों का आदान प्रदान या किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने का गुण। ऊपर लिखित सभी, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखते हैं, स्वलीनता से तात्पर्य है अपने में ही खोए रहना या मस्त रहना। जुंग के वर्गीकरण में दोस्तों ध्यान रखना, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्वलीनता के बारे में जो चर्चा की है किसने की है दोस्तों, जुंग का वर्गीकरण है। जो एक होता है मतलब कि जो जुंग ने वर्गीकरण किया था व्यक्तित्व का, एक तो था अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब था जो अपने आप में खोया रहता है, गुमसुम सा रहता है। एक बहिर्मुखी जो सभी व्यक्तियों से खुलकर खुले मन से दोस्तों जो बातें करता है या अपनी विचार विमर्श करता है। तो आगे देखते हैं, जुंग के वर्गीकरण में ऐसे व्यक्तियों को अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति माना गया। ऐसे व्यक्ति स्वयं में रुचि रखने वाले, केवल स्वयं में
संकोची, कमजोर संप्रेषण क्षमता युक्त, रूढ़िबद्ध व्यवहार वाले, कमजोर सामाजिक व्यवहार वाले। दोस्तों किसी भी व्यक्ति का अगर सामाजिक व्यवहार है कमजोर है तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि वह खुद है वो क्या होगा, एक प्रकार का अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होगा। दोस्तों आपको अंतर्मुखी नहीं रहना है। आपके अंदर किसी भी प्रकार की, अगर मैं यहाँ कुछ गलत बता रहा हूं तो भी दोस्तों आपको कमेंट करना चाहिए। अगर आप जानबूझकर मेरे द्वारा जो गलत बताया जाता है कुछ और आप उसको सुनते हैं तो दोस्तों आप भी अंतर्मुखी होंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ गलती की है तो दोस्तों आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये बातें होती है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में अंतर। आप किसी गलत हो रहे चीज को जानबूझकर उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, का आप है उस पर रिप्लाई नहीं करते या किसी दूसरे व्यक्ति से ढंग से बात नहीं करते या संकोच करते हैं, तो दोस्तों ये लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। आगे बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 है हमारा, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है मात्रात्मक। दोस्तों दो चीजें होती है, एक होता है विकास, एक होती है वृद्धि। वृद्धि दोस्तों जैसे 1 मीटर लंबी रस्सी है, इसको बढ़ाकर हमने 2 मीटर कर दिया, 3 मीटर कर दिया, ये दोस्तों मात्रात्मक होती है। मतलब कितनी मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 3 किलो, 4 किलो। विकास क्या है, विकास में वृद्धि भी शामिल है। विकास में क्या होता है, विकास में मात्रात्मक विकास तो होगा ही, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक विकास भी आपका होता है। मतलब आपके अंदर गुणों का विकास भी होता है, आपकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो दोस्तों इसमें पूछा है, प्रश्न क्या था, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर बी है, वृद्धि यानी ग्रोथ है, वो इसका उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों वृद्धि मैंने बता दिया कि वृद्धि का मतलब है आपका शरीर के अंगों का मोटा होना या लंबाई बढ़ना या वजन बढ़ना, यह मात्रात्मक आपका विकास है। लेकिन आपकी समझ में विकास, आपकी गुणवत्ता में परिवर्तन जो होते हैं दोस्तों, आपके अंदर गुणों का विकास होना, समझ का विकास होना, आपका दिमाग है उस पर, उसको मतलब इसकी बहुत समझ है उसका बढ़ना, मतलब आपके गुणात्मक जो परिवर्तन है, आपके अंदर गुण है उनका बढ़ना दोस्तों, ये किस में आते हैं दोस्तों, आपके विकास में आते हैं। तो विकास में दोस्तों वृद्धि भी शामिल है, ये इस बात को ध्यान रखें। जो शरीर का विकास होता है ये दोस्तों हमें इसको वृद्धि कह सकते हैं, लेकिन यही वृद्धि विकास में भी शामिल होती है। प्रश्न संख्या 5 है, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। अपने जो किशोरावस्था होती है, आप सबको पता है किशोरावस्था में जो 12 या 13 साल से बाद की जो उम्र होती है, 12 साल से 18 साल तक की जो किशोरावस्था होती है, लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना बिल्कुल सही है दोस्तों, देना चाहिए। उचित वातावरण प्रदान करना बिल्कुल सही है। परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना बिल्कुल सही बात है, यदि आवश्यक हो तो। उपरोक्त सभी, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सारे काम है आप किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास के लिए आप ये सारे काम कर सकते हैं। बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद 13 वर्ष की आयु से किशोरावस्था की शुरुआत होती है। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर, ये भी बातें छोटी छोटी चीजें दोस्तों साइकोलॉजी में बहुत डिपेंड करती है। इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं में क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। दोस्तों आप देखते हैं जब 12-13 साल का जो बच्चा हो जाएगा, उसके बाद का जो उम्र का बच्चा है वो दोस्तों उनके संवेग एक का एक परिवर्तन कर लेता है। वो 1 मिनट में तो क्या करता है, मतलब किसी चीज को अच्छा बता देता है और 1 मिनट में उसको बुरा बता देता है। तो इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन है, वो शरीर में भी होते हैं, मन में भी होते हैं, सामाजिक मतलब समाज के साथ में जो इसका व्यवहार है उसमें भी होते हैं और संवेगात्मक परिवर्तन भी होते हैं। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 6 है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। दोस्तों क्रियात्मक शोध, इसके बारे में सबसे पहले बताऊं, क्रियात्मक शोध इसका संबंध किससे है दोस्तों, मात्र समस्या के समाधान से। क्रियात्मक शोध एक प्रकार का समस्या समाधान है दोस्तों, और इसका जो प्रयोग है किसने किया था दोस्तों, अमेरिका में कोलियर ने किया था। जो कोलियर नामक व्यक्ति था जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन्होंने इसका क्रियात्मक शोध का प्रयोग है या उपयोग है वो किया था। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये केवल समस्या पर डिपेंड है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है। यह व्यवहारिक समस्या के समाधान में, समस्या बिल्कुल हो जाएगा। त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, बिल्कुल सही है। यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जिससे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आगे बात करें दोस्तों इसकी व्याख्या की, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में कोलियर ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया। क्रियात्मक अनुसंधान ने मौलिक अनुसंधान के वास्तविक अभिप्राय को अपनाते हुए सिद्धांतों के प्रतिपादन के बजाय समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। दोस्तों ये सारे प्रश्न पिछली भर्ती में आ चुके हैं, तो आपको ध्यान से देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न यहां पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थोंडोई के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। आप सबको पता होगा, मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा कि थॉर्नडाइक ने कौन कौन सी नियम है, आपको अगर याद है तो आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। उचित अभ्यास ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए।
जहां तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 7 में जो ये खोज विधि है, इसका प्रयोग या इसका जो वर्णन है थॉर्नडाइक ने नहीं किया है। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप सबको पता है खोज करने की विधि पर इस आप थॉर्नडाइक ने प्रयोग बदले नहीं दिया था। थॉर्नडाइक जो थॉर्नडाइक है ने सीखने के नियम बताए। ये नियम निम्न प्रकार के हैं। इनके दो प्रकार के नियम थे। एक थे मुख्य नियम, जिसमें तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम था और प्रभाव का नियम था। इसके अलावा दोस्तों गौण नियम थे। गौण नियमों में दोस्तों बहुप्रतिक्रिया का नियम हो गया, अभिवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। तो ये गौण नियम है। दोस्तों आगे बात करें, प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 है, खाली स्थान बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। दोस्तों बाल्यावस्था में अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करना, ये मतलब इसको फर्क करने में अयोग्यता है। अयोग्यता कौन दर्शाता है? केंद्रस्थ, आत्म केंद्रस्थ, जनात्मवाद, इनमें से कौन? दोस्तों जो आत्म केंद्रस्थ होगा वह है इसमें अयोग्यता को दर्शाता है, क्योंकि दोस्तों जो आत्म केंद्रस्थ होता है वह है दोस्तों इन दोनों में अंतर नहीं कर पाता कि मेरे में और जो दूसरा है उसके नजरिए में जो फर्क है वो क्या है। इतनी समझ वाली अवस्था में बच्चे में नहीं होती, और नहीं होती है तो दोस्तों वह आत्म केंद्रस्थ कहलाता है। आगे बात करें दोस्तों इसकी व्याख्या की, आत्म केंद्रस्थ वह अयोग्यता है जिसमें बालक स्वयं तथा अन्य में अंतर नहीं कर पाता, विशेष रूप से ऐसी अयोग्यता जिसमें व्यक्ति स्वयं के अलावा किसी अन्य के पर्सपेक्टिव होता है, दूसरे का नजरिया या संदर्भ को नहीं समझ पाता। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल हो जाता है, मतलब आप किसी समस्या में है और आप बार बार कोशिश करने के बाद में भी असफल होते हैं और कुछ प्रवीणता हासिल कर लेते हैं और आप उस समस्या से निकलने से संबंधित जो अनुभव है वो भी ले लेते हैं, प्रवीणता आ जाती है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष की ओर को ज्यादा बल देने लगता है। अधीनता मतलब आप किसी दूसरे के अधीन हो जाते हैं, यार मुझसे तो नहीं होगा, तू मेरा सहयोग कर। या अपकर्ष यानी नीचे की तरफ, आप उसमें उन्नति नहीं चाहते, बाद में अवनति चाहते हैं। तो ऐसा होने पर मतलब क्योंकि आप दूसरे पर निर्भर होने लगते हैं। तो ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है, यह आपको पूछा गया है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है, इसका उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड एडलर। तो दोस्तों ये बात है कि अगर जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, तो दोस्तों ये लाइन है, इनको हीन भावना किसने कहा है? अल्फ्रेड एडलर ने। अब अल्फ्रेड एडलर ने माना कि जब हम हीनता की भावना के साथ पैदा होते हैं, हम सब हीनता की भावना के साथ में पैदा तो होते हैं, बालकों में पाई जाने वाली सामान्य हीनता की भावना उनमें संदेह उत्पन्न करती है, जो उन्हें कमजोर, शर्मिला, असुरक्षित, अनिर्णायक, कायर आदि बना देती है। लेकिन दोस्तों जो हमारे जीवन में अनुभव होते हैं, हम इस अनुभव के द्वारा जो हम हमारे साथ में जो हीनता जन्म लेती है, इसको हम लगातार दूर करते जाते हैं, और जो इसको दूर नहीं कर पाता दोस्तों वह यह होती है सबसे बड़ी हीन भावना। आगे बात करें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 10 है, अत्यंत निपुणतापूर्वक पूर्ण अधिगम पद्धति। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति, ध्यान से देखना दोस्तों प्रत्येक शब्द को, जिस पर बांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया वे है पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, स्व वास्तविकीकरण, ऊपर लिखित कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। दोस्तों अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति की बात हो रही है। दोस्तों आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बिल्कुल दोस्तों, अल्बर्ट बांडुरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी वातावरणीय उत्तेजकों के प्रति यंत्रवत प्रतिक्रिया न करके अनेक विकल्पों में से अपने अनुभव के आधार पर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का अनुकरण करता है। बांडुरा के अनुसार प्राणी जो कुछ सीखता है उसका अधिकांश भाग दूसरों को देखकर, सुनकर या समझकर सीखता है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि हम जो चीजें देखते हैं, सुनते हैं या समझते हैं, वो चीजें उनका हम अनुकरण करने लगते हैं। तो दोस्तों समय जरूर लग रहा है, लेकिन हम डिटेल से प्रत्येक प्रश्न को देखते चले जाएंगे। अगर आपका विचार है कि इन प्रश्नों को जल्दी जल्दी करना चाहिए तो आप अपना कमेंट लिखिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप किस प्रकार से प्रश्न उत्तर है वो चाहते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? दोस्तों शिक्षक के कार्य नहीं माने गए उसकी बात है। नंबर 1 है, एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, बिल्कुल सही है। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्यालयों के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला विकल्प है, हर बालक को अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए, मतलब मार्गदर्शन है वो करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो दोस्तों हो जाएगा कि ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ये दोस्तों गलत होगा। आगे बात करें शिक्षा का अधिकार की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा शिक्षकों, विद्यालयों तथा राज्य सरकारों के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।
प्रश्न संख्या दोस्तों 12 है, फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। तो दोस्तों आपको दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो है मूलभूत मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही साथ, और दूसरा है अनैच्छिक रूप से जो आपकी संतुष्टि करता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों जो फ्रॉयड है, इन्होंने जो वर्गीकरण किया था किसमें, जो ईगो, सुपर ईगो एवं जो एक था आपके सुपर ईगो, एक था ईगो, एक है इदम, जो दोस्तों आपके सामने है, मतलब इड, ईगो और सुपर ईगो। तो इद, इदम, इद, अहम और पराहम। तो दोस्तों ये जो तीन प्रकार है, इनमें से आपको बताना है कि जो मूलभूत तीव्र इच्छा होती है या जो अनिश्चित रूप से संतुष्ट करता है, इनसे संबंध किसका है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अहम तथा पराहम। दोस्तों अहम और पराहम, इनको दोनों को ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। इदम है, इसको दोस्तों इड कहते हैं अंग्रेजी में, ID। आगे बात करें दोस्तों, तो सिगमंड फ्रॉयड ने व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, दोस्तों ध्यान रखना, सिगमंड फ्रॉयड व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है इदम, मतलब इड अंग्रेजी में कहते हैं। यह जन्मजात प्रकृति है जिसमें वासनाएं व दमित इच्छाएं होती है। यह तत्काल सुख व संतुष्टि पाना चाहता है। अब नंबर 2 परम अहम, जिसे हम सुपर ईगो कहते हैं। यह सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह देवत्व का प्रतीक होता है। नंबर 3 है अहम। यह इदम व परम अहम के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करते हुए इन्हें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 13। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपनी इच्छुक चीजें कार्य या लाभ में बदल सकता है? तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर 1 है टोकन इकोनॉमी, गठन करना, विलोपन करना, अप्रकट संवेदीकरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टोकन इकोनॉमी। अब टोकन इकोनॉमी के बारे में जानते हैं दोस्तों। टोकन इकोनॉमी इच्छित व्यवहार को बढ़ाने तथा अनिश्चित व्यवहार को घटाने के लिए प्रयुक्त व्यवहार परिवर्तन हेतु तैयार की गई तकनीकी है दोस्तों, और यही बात उसमें कही गई है, मतलब अनिश्चित व्यवहार को घटाने के लिए टोकन इकोनॉमी आपको याद रखना है। नंबर 14 प्रश्न है दोस्तों, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। किसके दौरान? समायोजन प्रक्रिया के दौरान। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है दोस्तों, कि एक जो अभ्यर्थी है या विद्यार्थी है वो अपनी गलती तो स्वीकार करना चाहता है, लेकिन जो अध्यापक है उसके द्वारा दंड देने का उसको डर लग रहा है। तो दोस्तों इन प्रकार की जो चीजें हैं इनको किसमें समझाया गया है, ये आपको बताना है। पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, और ऊपर लिखित कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है, प्रश्न संख्या 14 है, इसका दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। सुव्यवस्था अथवा अच्छी तरह से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए, सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन भी हो जाए, समायोजन कहलाता है। आगे बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या हमारा 15 है। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है, सही बात है, तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? श्रवण बाधिता, शैक्षिक पिछड़ापन, शैशव स्वलीनता, अधिगम अक्षमता। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 15 का उत्तर हो जाएगा शैशव स्वलीनता। दोस्तों आपको पता है बच्चा कितना है? एक 5 वर्ष का बच्चा है। तो दोस्तों आपको सबको पता है छोटा बालक होगा वह स्वलीन, अपने आप में मस्त होगा। दोस्तों हम देखते हैं कि छोटा बालक होता है, उसके पास जाते हैं तो वो हमारी ओर देखता नहीं है। कई तो देखते हैं लेकिन कई बालक हमारी ओर कम देखते हैं, और वह अपने आप की प्रतिक्रिया में ही लीन रहता है। उससे कोई मतलब नहीं कि कौन आया कौन गया है, वह बस उसे अपनी इच्छा, अपने कार्य, अपने मतलब से मतलब होता है। तो दोस्तों आगे बात करें स्वलीन बालक के बारे में। स्वलीन का मतलब है अपने आप से मस्त रहना या अपने आप के बारे में सोचना। स्वलीन बालक अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे बालक झेंपने वाले, आदर्शवादी, संकोची स्वभाव वाले होते हैं। ये किसी से मिलना या बोलना कम पसंद करते हैं। तो दोस्तों आपको सबको पता है जो आपके जुंग वैज्ञानिक थे उन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्वों का वर्गीकरण किया था। किसने? जुंग ने। तो दोस्तों ये व्यक्तित्व के प्रकार है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। किसने किया? जुंग ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 16। किशोरावस्था जो कि 12 वर्ष के बाद में शुरू होती है। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है। दोस्तों आपको नाम बताना है। दोस्तों किशोर अवस्था में क्या है कि बालक है वो भूखा रखने की प्रवृत्ति, इसीलिए दोस्तों किशोर अवस्था को क्या कहते हैं? तूफान की अवस्था। दोस्तों
आकस्मिक परिवर्तन होने वाली जो होती है, मतलब यह तीव्र गति से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो बदलाव होते हैं, तो दोस्तों ये किसी में होते हैं, किशोर अवस्था में। तो दोस्तों इसमें नंबर 1 है एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलिरियम ट्रेमेंस, स्वैलीनता, डाउन सिंड्रोम। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 16 है, इसका उत्तर हो जाएगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट हो जाएगा। कि जो हम बात करें किशोर अवस्था की ऐसी अवस्था, किशोर अवस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति होती है, और ये किसमें होती है? बालिकाओं में। इसे क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब आगे बात करें दोस्तों इसके बारे में। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति अपना वजन कम रखने हेतु कम खाता है। परिणामतः शरीर की ऊंचाई व प्रकार की तुलना में शरीर का वजन अत्यधिक कम हो जाता है, मतलब दुबला पतला हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? लड़कियों में या महिलाओं में या बालिकाओं में, जो किशोर अवस्था के बाद की उम्र होती है उसमें ये ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 17 है, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया? दूरदर्शिता के लिए ऑप्टिक एट्रोफी, एस्टिग्मेटिज्म, हाइप्रोपिया, रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों इसमें प्रश्न संख्या 17 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एस्टिग्मेटिज्म। अब ये एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है इसमें बारे में पढ़ते हैं। एस्टिग्मेटिज्म एक सामान्य दृष्टि की स्थिति है जो दृष्टि की ब्लड विजन का कारण होता है। यह तब होता है जब कार्निया अनियमित आकार का होता है तथा लेंस का कर्वेचर आंख के अंदर हो जाता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 18 है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत। तो दोस्तों थॉर्नडाइक, गार्डनर, कोहलर, हल और टोलमैन। तो दोस्तों जो सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत है कोहलर के द्वारा दिया गया है। जो सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत है दोस्तों, इसमें कई व्यक्तियों का जो है इसमें योगदान है। वर्दिमर, कोफका, कोहलर द्वारा सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत स्वयं खोज करके सीखने पर बल देता है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत, इसी कारण स्वयं खोज करके सीखने पर बल देना एक प्रकार का सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत होता है। और इसका इसलिए जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है उसे व्यवहारिक सिद्धांत भी कहते हैं। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? वर्दिमर, कोफका और कोहलर ने दोस्तों। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो गया कोहलर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण, नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? दोस्तों आपसे यह पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कौन सी संस्था है जिसको प्रशिक्षण, नियमावली तथा कार्यक्रमों किसके विकलांगता पुनर्वास के, मतलब जो विकलांग व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है या जो डिसेबिलिटी जो व्यक्ति है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था कौन करेगा? तो दोस्तों इसका जिम्मा किसको दिया गया? यह पूछा गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद बिल्कुल नहीं होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय यह भी नहीं होगा। और दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यह भी नहीं होगा। दोस्तों भारतीय पुनर्वास परिषद इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब भारतीय पुनर्वास परिषद के बारे में जानते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1986 में की गई तथा एक सांविधिक निकाय के रूप में मान्यता 22 जून 1993 को मिली। भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद को नीतियों, कार्यक्रमों को विनियमित करने, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास तथा शिक्षा का दायित्व सौंपा गया। पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना, एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर सभी योग्य पेशेवरों और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यवसायिकों और कार्मिकों को एक केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में पंजीकृत करने का कार्य सौंपा गया है। दोस्तों किसको सौंपा गया है? भारतीय पुनर्वास परिषद को। दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा जो ये है इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 19 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय पुनर्वास परिषद। इसकी स्थापना 1986 में हुई, संवैधानिक मान्यता 22 जून 1993 को मिली है दोस्तों। और जो अधिनियम है भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 20 है हमारा। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एक विशेष स्तर की बात हो रही है, मौलिक तर्क करने की बात है, वो शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का प्रश्न हो उसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। प्याजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ होगा? तो दोस्तों यहां देखते हैं, साकार संचालन, पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार यह प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व संचालन। अब दोस्तों पूर्व संचालन के बारे में देखते हैं क्या है जो प्याजे ने अंतर्ज्ञान कहा है, और इस किसको कहा अंतर्ज्ञान? पूर्व संचालन की अवस्था को। दोस्तों आगे देखते हैं, जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। बिल्कुल सही है, जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। प्याजे के अनुसार औपचारिक कार्यात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष संज्ञानात्मक विकास की चरम अवस्था है। इस अवस्था बालक की तार्किक शक्ति विकसित होती है, वह अमूर्त चिंतन एवं समस्या समाधान करने लगता है। तो दोस्तों जो पूर्व संचालन ये जो चरण है इसको दोस्तों औपचारिक कार्यात्मक अवस्था भी कहा गया है, जो कि 11 से लेकर 16 वर्ष तक होती है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक चीज के बारे में जानने की इच्छा है बालक जाहिर करता है। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात,
इसमें अमूर्त चिंतन एवं समस्या समाधान करने लगता है। चिंतन दो प्रकार का होता है दोस्तों, मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों मूर्त चिंतन है किसी फिक्स वस्तु पर होता है, जबकि अमूर्त चिंतन है वो कल्पना जो हम किसी दूसरी वस्तु की भी कर सकते हैं उस पर होता है। आगे बात करें दोस्तों, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द मतलब सही अर्थ का शब्द कब बोलने लगते हैं? 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में, 10 से 13 महीने में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है आपके हो जाएगा 10 से 13 महीने में। जो दोस्तों 10 से 13 महीने का बालक होता है वह है एक सार्थक शब्द है वो बोलने लगता है। आगे बात करते हैं। 1 वर्ष का शिशु शेषावस्था अस्पष्ट ध्वनियां एवं तुतलाते हुए 3 से 4 निरर्थक शब्द बोल देता है, जबकि 3 वर्ष का बालक 4 से 5 शब्दों के सरल बोलना सीख लेता है। तो दोस्तों प्रथम सार्थक शब्द की बात हुई है, तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रथम सार्थक शब्द। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 10 से 13 महीने। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? वाइगोत्स्की, ब्रूनर, अल्फ्रेड विनेट और गार्डनर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गार्डनर। बहुबुद्धि, दोस्तों बहुबुद्धि किसको रखनी होती है? ठीक है, इसकी बहुबुद्धि गार्ड को, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है किसी बाग या बगीचे में फूल लगे रहते हैं तो वहां गार्ड की व्यवस्था होती है, तो उस गार्ड को कई प्रकार के व्यक्तियों से मतलब सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों उसके पास में कई प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए कि अच्छे बुरे जो मतलब जो लड़ाईखोर होते हैं या जो सरल स्वभाव के होते हैं, इन सभी प्रकार के व्यक्तियों से दोस्तों उसको हैंडल करना होता है। तो दोस्तों बहुबुद्धि किसकी होती है? गार्डनर की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न इसके 23 है। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? सामाजिक रचनावाद की बात हो रही है दोस्तों। वाइगोत्स्की, पियाजे, डेवी और कोलबर्ग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा वाइगोत्स्की। सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। दोस्तों वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। उसका शोध मानवीय चेतना के विकास और उसकी संरचना से संबंधित था। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक उपागम पर बल दिया। किसने दिया दोस्तों? वाइगोत्स्की ने। बहुत ज्यादा ध्यान रखने हो गया दोस्तों, यहां आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान उपागम पर बल किसने दिया था दोस्तों? वाइगोत्स्की ने। आगे संज्ञानात्मक विकास के परिप्रेक्ष्य में उन्हें समाज के सूक्ष्म एवं व्यापक प्रभावों का अध्ययन किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है हमारा। निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? दोस्तों किसकी बात हो रही है? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए हो रही है दोस्तों। बड़े प्रिंट की किताबें, विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें, वाणी संश्लेषक, पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक। दोस्तों ये क्यों नहीं होता, इसका कारण अभी देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी में वर्णित पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नहीं है। शेष 3 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। क्या क्या? बड़े प्रिंट की किताबें उपयोगी है, विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें वो भी सही है, वाणी संश्लेषक ये भी होता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। श्रवण मतलब सुनना, श्रवण में विकृति की माप की जाती है। दोस्तों आप सबको पता है ध्वनि होती है, ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में। इसीलिए जो श्रवण में विकृति है उसको भी हम डेसिबल में ही मापते हैं, इसीलिए इसका प्रश्न का उत्तर भी डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, अतः श्रवण में विकृति का मापन भी डेसिबल में किया जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, कूदना, दौड़ना, लिखना। सूक्ष्म चलन कौशल की बात हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है लिखना, ये एक प्रकार का सूक्ष्म चलन कौशल हो जाएगा। सूक्ष्म या तो छोटा। अब चढ़ना, कूदना, दौड़ना तो हम क्या है हर किसी प्रकार से दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, चढ़ सकते हैं। लिखना है एक प्रकार का सूक्ष्म कार्य है दोस्तों। तो ये और लिखने में कौशल भी हमें चाहिए होता है। भाषा शिक्षण में 4 कौशलों को महत्व दिया गया है। ये 4 है। रीडिंग मतलब पठन कौशल, राइटिंग मतलब लिखना, लिस्टनिंग मतलब श्रवण कौशल और स्पीकिंग यानी वाक कौशल। वाक यानी होता है दोस्तों बोलना, जब आवाज जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है स्कीमा स्कीमा का मतलब क्या होता है? खंडन क्रिया विधि, अधिगम विधि, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन विकल्प 3, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, इसके कहते हैं स्कीमा। इसके अलावा स्कीमा का जो विचार है किसने किया या इसका क्या अर्थ है वो देखते हैं। मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक विज्ञान में स्कीमा विचारों और व्यवहार के ऐसे पैटर्न को व्यक्त करता है जो उनके सूचना व संबंधों की श्रेणियां संगठित करता है। दोस्तों स्कीमा क्या है? एक प्रकार का विचार और व्यवहार का पैटर्न। तो दोस्तों इसीलिए जो इसमें सूचना की बात हुई है, लंबे समय के याददाश्त में सूचना का संगठन, तो दोस्तों इसीलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है हमारा। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिससे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने, तर्क देकर समस्या समाधान करने के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? सूचना प्रक्रमण सिद्धांत।
जीरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, जेपी गिलफोर्ड, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 3 पहलू माने जाते हैं। नंबर 1 विश्लेषणात्मक, जिसे एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। नंबर 2 है सृजनात्मक बुद्धि मतलब क्रिएटिव इंटेलिजेंस। नंबर 3 है प्रायोगिक बुद्धि मतलब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न में पूछा क्या था, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। दोस्तों इसका प्रतिपादन है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने किया है। और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इसके अलावा सूचना प्रक्रमण सिद्धांत को दोस्तों त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस त्रिआयामी सिद्धांत के 3 आयाम कौन कौन से हैं? विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और प्रायोगिक बुद्धि। प्रश्न सिंह दोस्तों 29 है हमारा। निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने, 70 से 90, 30 से 50, 50 से 70, 50 से नीचे। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है, तो दोस्तों यहां शिक्षणीय स्तर की बात हो रही है। शिक्षणीय स्तर का मतलब है जिसे हम शिक्षण द्वारा मतलब सामान्य शिक्षण के द्वारा उनको समझा सकते हैं, किसी चीज को समझाया जा सकता है, किसी चीज को सामान्य स्तर से बताने पर दोस्तों उनको उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो दोस्तों शिक्षण के लिए जो उचित स्तर है वो कम से कम जो सामान्य शिक्षण होता है उसके लिए 70 से 90 के बीच में आपका आईक्यू लेवल कम से कम होना चाहिए। इससे अगर आपका आईक्यू नीचे का है तो दोस्तों आपको स्पेशल प्रकार की शिक्षण विधियों को काम में लिया जाना होगा और वो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा संघर्ष भी करना होगा और उसकी गति भी क्या होगी, धीमी होगी। लेकिन जो 70 से 90 के बीच में है इसको शिक्षणीय वर्ग है वो माना गया है, क्योंकि इस व्यवस्था में दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्षीण बुद्धि वाले होते हैं, एक मंद बुद्धि वाले होते हैं। तो इनको सामान्य प्रशिक्षण के द्वारा इनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए इस आईक्यू लेवल को दोस्तों शिक्षणीय वर्ग माना गया है। और दोस्तों बात करें मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। बुद्धि लब्धि बुद्धि का प्रकार दोस्तों 140 से अधिक है प्रतिभाशाली, 120 से 140 अति श्रेष्ठ बुद्धि, 110 से 120 श्रेष्ठ बुद्धि, 90 से 110 सामान्य बुद्धि और 80 से 90 मंद बुद्धि और 70 से 80 दोस्तों क्षीण बुद्धि। तो दोस्तों प्रश्न में आया था 70 से 90 मतलब कि आपके क्षीण बुद्धि और मंद बुद्धि केवल अगर यह है तो दोस्तों इसको शिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद में जो है जो 70 से कम है निश्चित क्षीण बुद्धि, 50 से 70 अल्प बुद्धि। दोस्तों इस प्रकार 1 मिनट 50 से 70 अल्प बुद्धि हो गई, 20 या 25 से 50 मूर्ख बुद्धि और 20 या 25 से कम महामूर्ख बुद्धि। तो दोस्तों इनकी जो बुद्धि है इसको सामान्य शिक्षण के द्वारा आपको इनमें इनके व्यवहार में परिवर्तन लाना बहुत ही थोड़ा कठिन होता है दोस्तों, असंभव कुछ नहीं होता। आगे बात करें दोस्तों मनोवैज्ञानिकों के ने क्षीण बुद्धि से निम्न स्तर के बालकों को शिक्षणीय वर्ग में शामिल नहीं किया है। किसके निम्न स्तर से? क्षीण बुद्धि होती है, जो आपको पता है क्षीण बुद्धि कहां है, 70 से 80। तो दोस्तों इसकी जो नीचे है इनको शिक्षण वर्ग में शामिल नहीं किया है। किन्होंने? जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने। प्रश्न संख्या 30 है दोस्तों, आनुवंशिकता की इकाई है। नंबर 1 है क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन, युग्मज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है हो जाएगा जीन। आनुवंशिकता की इकाई कौन होता है दोस्तों? जीन होता है। मानव कोष में इस प्रकार इस प्रश्न होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 है मानव कोष में पुरुष व स्त्री 23:23 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। हमारी सब असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों में निहित रहती है। ये विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान जीन्स में होती है। तो दोस्तों आनुवंशिकता का निर्धारण कौन करता है? जीन्स इसकी वाहक होती है। तो दोस्तों आज की हमारे 30 प्रश्न जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न थे, जो कि पिछली भर्ती में पूछे गए थे दोस्तों, उसको हमने डिटेल से पढ़ा है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट में लिखिए कि हाँ हमें पसंद आया, लाइक लिखिए। और दोस्तों अगर आपको पसंद नहीं आया है तो पसंद नहीं आने का कारण क्या है वो भी लिखिए। दोस्तों अगली क्लास है वो आपके कमेंट्स को पढ़कर उसको ध्यान में रखते हुए ही आगे बनाई जाएगी। दोस्तों इसके अनुसार अगर आपको लगता है कि क्लास लंबी है, इसको छोटा बनाना चाहिए या इनको विस्तार से नहीं बताना चाहिए, तो भी दोस्तों अपना कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्लास है वो कम से कम समय में पूरी हो या इस प्रकार विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। आपकी क्या इच्छा है, आप इसमें क्या अपना सुझाव है वो रखते हैं, उसको ध्यान में रखा जाएगा। आपका कीमती सुझाव है उसका हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों, उसको पूरी है वो अहमियत दी जाएगी। तो दोस्तों हमारी लगातार टेस्ट सीरीज है, हाईकोर्ट डी है, हाईकोर्ट ग्रुप डी के अलावा हाईकोर्ट एलडीसी की है या रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में है। प्रत्येक सब्जेक्ट की साइंस मैथ के भी है और एसएसटी इंग्लिश के भी है, हिंदी के भी है। दोस्तों जो फर्स्ट भाषा, सेकंड भाषा, थर्ड भाषा जो भी हमारी भाषाएं हैं, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, इनकी भी मॉडल टेस्ट सीरीज है वो हमारी लगातार चल रही है। इसके अलावा दोस्तों ऐसा ही है कृषि पर्यवेक्षक है, इनके भी मॉडल पेपर है वो हम जल्दी लाने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।